नमस्कार, मैं श्याम। आप सभी दर्शकों को सत्श्यामला न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले दो कड़ी में संसदीय व्यवस्था की राजनीति में ह्रास के स्वरूप और कारण पर चर्चा कर रहे थे और चर्चा करने में हमारे साथ थे मार्क्सिस्ट लेखक अक्षय कुमार जी। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संसदीय लोकतंत्र के राजनीतिक ह्रास के कारण पर चर्चा करेंगे। लगातार 1947 के बाद से राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों में जो गिरावट आई है, उस गिरावट को आम जनता भी महसूस करती है, लेकिन फिर भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, धन के नाम पर लोग या फिर कुछ मजबूरियों के नाम पर मतदान वैसे व्यक्तियों को कर देते हैं, वैसे दल को कर देते हैं जिनमें वास्तव में संसदीय राजनीति में या उनके सोच में ह्रास हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और अपने वक्ता को, सर आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको भी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी ओर से और साथियों की ओर से आपको सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले कड़ी में कि राजनीति में किस तरह से ह्रास हो रहे हैं। हमारे देश के एक ऐसे भी प्रधानमंत्री या ऐसे भी जनप्रतिनिधि हुए जो अंतिम वक्त तक किराए के मकान में रहे। हो सकता है कि कुछ दर्शक जो युवा हैं वो उनका नाम भी नहीं जानते हों। वो देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे और दो बार रहे, लेकिन उनको जो पैसे मिलते थे स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर, उन पैसे से ही वो गुजर बसर करते थे। वो प्रधानमंत्री के नाम पर या उप प्रधानमंत्री के नाम पर जो उनको भारी भरकम राशि मिलने की व्यवस्था थी, उसको वो इग्नोर कर दिए थे। एक वो भी थे स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी, और आज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर 2 बार विधायक हो गए, 2 बार सांसद हो गए, तो 2 विधायक और 2 सांसद का जो पैसे हैं वो सब बटोर रहे हैं, और एक वो भी जनप्रतिनिधि थे। ऐसे कई उदाहरण भूतकाल में रहा है। लेकिन 70 के दशक के बाद, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद या इंदिरा गांधी के ही समय से हिटलर शाही और न जाने क्या क्या शुरू हो गया, तो इन ह्रास के कई वजह हम लोगों ने चर्चा किया। सर, एक प्रश्न यहाँ ये भी है कि आज जो चुनावी राजनीति चल रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग जो एक चुनाव कराने की संस्था है, वो एक विधायक उम्मीदवार को, एक प्रत्याशी को कम से मैक्सिमम 40 लाख रुपए खर्च करने का अनुमति प्रदान करती है। सर, जो व्यक्ति 40 लाख रुपए खर्च करके चुनाव जीतेंगे, वो आगे कितना अपने तरफ व्यवस्था करेंगे, अपने झोली भरेंगे, तो वो तो राजनीतिक ह्रास होगा। एक राजनीतिक ह्रास का एक कारण मैं इसे भी मानता हूँ कि आज राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। इस पर आपका क्या मंतव्य है? ये हम लोग, आप बताए भी कि हम लोग जो पहले 2 कड़ी में बातचीत किए हैं, इस और इशारा आपके जो सवाल थे और उन सवालों पर बातचीत के क्रम में हम जो कुछ बात की गई थी, उससे इशारा वो कि जो कारण है ह्रास के,
वो जुड़ता है आज आपके जो सवाल हैं। लेकिन आज आप जब ख़ास तौर पर ये फिर से एक बार उस सवाल को ज़्यादा स्पष्टता से चाहते हैं कि यह बात को और महत्व गंभीरता से इस पर बातचीत की जाए, तो इसको जब हम देखते हैं तो इसको आप देखिएगा कि एक क्रमबद्धता है। आज जो स्थिति आई है वह अचानक एकाएक किसी व्यक्ति या किसी संगठन संस्था के आदेश और निर्देश से चीज़ें नहीं हुई हैं। लगता अब है, जैसे अभी आप जब कह रहे थे चुनाव आयोग के संदर्भ की जब चर्चा कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसे भी ये हैं कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वह उम्मीदवारों को अपने पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अधिकृत करने में भी सुनते हैं। हमको या भी आपको कोई उदाहरण आपको नहीं हम दे रहे हैं कि वो लोग भी धन का उगाही करते हैं पार्टी फंड के नाम पर, पार्टी के चलाने के नाम पर। तो पार्टी के जो संगठन हैं राजनीतिक, जो संसदीय राजनीति में हिस्सा लेते हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उस स्तर पर भी और उसकी स्वीकृति या उसका वैधानिकरण कहिए, जब चुनाव आयोग अगर 40 लाख की अनुमति उसके, तो वैधानिकृत वह हो गया कि 40 लाख तक आप तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन 40 लाख के हिसाब में कितने लाख और घुसेंगे उसकी तो चर्चा ना आप किए हैं ना हम कर सकते हैं। लेकिन जनता, मतदाता, जो भी लोग हैं वो समझते। जो चुनाव आयोग के जो चुनावी खर्च की जो सीमा में बढ़ोतरी लगातार हुई है, लगातार आप देखेंगे, उसकी चर्चा यहाँ समयानुसार करना उचित नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि आज जो चुनाव आयोग की सीमा है वह आज से 10 साल पहले नहीं, और 10 साल पहले जो खर्च की सीमा थी वो उसके पहले 5 साल 10 साल वो नहीं था। वो क्रमबद्ध ढंग से वो बढ़ते चला जा रहा है। उसके अपने तर्क हो सकते हैं, महंगाई हो सकती है, व्यवस्थागत जो बहाने हो सकते हैं वह हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तब आपको यह भी देखना होगा कि जो संसदीय राजनीति में जो राजनीतिक दल हिस्सा लेते हैं उनकी जो गतिविधियां हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है पूरी चुनावी प्रक्रियाएं, जो संगठन है। तो एक शब्द है जो कभी प्रायः लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, कि आप देखिएगा कि 80 के बाद 90 से जो राजनीतिक संगठन हैं और राज्य सरकारों की जो संरचना है, जो संगठन है, वह संस्थाकृत हो गई है। हम अंग्रेजी में उसको प्रायः कहते हैं कि चीज़ें पूरी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, वो सब संस्थाकृत हो गई, माने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है। और जो संस्थाकृत हुआ उस बहाने से उनको स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने की कोशिश हुई है कि उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसे चुनाव आयोग की जो चिंता है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसका जन्म कब हुआ और कैसे हुआ, किसने क्यों किया गया, ये इसकी चिंता वगैर किए हुए आपको पता होगा, हमको नहीं पता है कि किसी राजनीतिक दल, किसी बुद्धिजीवी द्वारा यह सवाल नहीं उठाया गया। चिंता बहुत लोग करते हैं कि चुनाव में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। अब जो चुनाव आयोग है वही पार्टी के रूप में काम करने लगी है, और उसके एक लंबी फहरिस्त है। अभी जो दिल्ली में हुआ कि अब जब वह लोग कहेंगे कि मतदाता सूची की तैयारी से लेकर के उसको जोड़ना, काटना और पूरी चुनावी जो व्यवस्था है उसमें किस्म किस्म के मतदान और मतगणना के संपन्न होने तक, उस पर आप जब बात करेंगे तो लंबी चौड़ी बातें हो रही है। चीज़ें
न्यायिक व्यवस्था के अंदर भी सब लोग हैं कि पहले कौन उठाया, कब उठाया, किन सवालों को उठाया, और वह जुड़ जाती है न्यायिक व्यवस्था तक कि न्यायालय भी इस ओर ध्यान या इसको महत्व नहीं दे रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी जो गतिविधियां हैं वह संवैधानिक जो मूल्य और मान्यताएं हैं उसके अनुरूप है कि नहीं। संसद की भूमिका है न्याय बनाने की, न्याय व्यवस्था का वो निर्णय ले सकते हैं संसद में, लेकिन वह भी संवैधानिक जो हमारे संकल्प हैं उसके अनुरूप हो रहा है कि नहीं। ये इस तरह की जो हमारी व्यवस्था है लोकतंत्र की वह इतनी तार्किक है। इसके बावजूद हम जो संस्था कह रहे थे कि संस्थागत दायरे में, माने चुनाव आयोग को अलग काट दिए, पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो समझ है अब उससे अलग हो गया। और इसके कारण क्या है कि जो सत्ता दल होता है, अब पहले जो सरकारें लोकतंत्र की होती थी, जनता की सरकार होती थी, अब वह सत्ताधारी दल हो गया। अब हम सब बोलने, लिखने, बात करने में सत्ता दल और विपक्ष, और सत्ता दल और विपक्ष के बीच जो बातचीत होती है उसमें भी आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों पर सवाल, व्यक्ति, सत्ता का चेहरा कौन है और विपक्ष का चेहरा कौन है। और आपके जो मीडिया के साथी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके लिखने, पढ़ने, बोलने, चालने के जितने तौर तरीके हैं और उसके जो विषय वस्तु हैं उनसे एक ही बात बनती है, चेहरा। विकल्प में चेहरा कौन है। अगर आप किसी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में आप जब देखिएगा तो वहाँ चीज़ें, अच्छा कौन जिताऊ है, ये कौन शुरू करता है, कैसे शुरू करता है, और उससे कौन सा माहौल राजनीतिक बनता है। क्या वह लोकतंत्र के जो संवैधानिक संकल्प हम लोगों ने जो लिया है उसको वह मदद कर रहा है, कि जब हम कह रहे हैं कि 90 के बाद से लोकतांत्रिक जो संगठन और जो संरचना थी उसको संस्था बना दिया और संस्था में व्यक्ति की भूमिका को निर्णायक बना दिया गया, और इसके कारण जो स्थितियां बदली हैं, अब हम राजनीति में एक तो कि जो संस्थाएं हैं उनको स्वतंत्र जब कर दिए तो उनकी भूमिका प्रशासकीय हो गई। चुनाव आयोग प्रशासक की तरह काम करता है, और उस प्रशासक को कौन तय करता है कि कौन प्रशासक होगा। चुनाव आयोग प्रशासनिक संस्था नहीं है, वह तो एक डेमोक्रेटिक संस्था, संविधान सम्मत लोकतांत्रिक संस्था है। उसके अंदर लोकतंत्र के जो तौर तरीके हैं संवैधानिक, उसके अनुरूप चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का दायित्व है। उससे बड़ा लोकतांत्रिक चरित्र और किसका हो सकता है। लेकिन उसको संस्था के रूप में माहौल बनाया गया कि उसको संस्था देखिए चुनाव आयोग को, और उसके जो आयुक्त हैं उनको प्रशासक के तौर पर देखा गया। और उस प्रशासक की बहाली कौन करेगा? सत्ता का जो मालिक है। अब राजनीतिक जो दल, जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वह अब सत्ताधारी दल हो गया। और सत्ता का चेहरा कौन है, किसके नाम पर अब चुनाव जीतते और हारते हैं? वह तानाशाह। तो जो बड़ा तानाशाह है, अपनी सुविधा और ज़रूरत के अनुरूप वह अपने नीचे के जो संस्थाएं हैं उसके लिए चिन्हित करता है, पहचानित करता है कि हमारा कौन सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध हमारा आदेशपाल होगा। तो चीज़ें वहाँ जो आई हैं, हम इन सारे सवालों पर कभी कोई अब हम तो नहीं पढ़ते हैं, ना हम अखबार में चीज़ों को पढ़ने को मिलता है, ना आपके संचार के और जो माध्यम हैं वहाँ कहीं नहीं। हाँ, जब चुनाव आयुक्त की बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें होंगी, कोई अगर न्यायालय में जाता है उसकी बातें होंगी, यह उसको खंड खंड करके बड़ी चीज़ें हुई हैं। लोकतंत्र का जो आधार है संविधान, और संविधान बना है लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतांत्रिक समाज के लोकतांत्रिकरण के लिए। इन सारी चीज़ों को अलग करके जैसे ही 90 के बाद से वो प्रक्रियाएं राजनीति में तेज हो गई, तब से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका चरित्र बदल गया।
संवैधानिक संस्थाओं की जब चरित्र बदलता है, तब हमारे जनप्रतिनिधि के बारे में आप जब चिंता करते हैं, उनका चरित्र, और उसके अंदर आप देखिएगा कि उनके चरित्र में बदलाव के लिए लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के जो अधिकार हैं, हमको तो मजाक और हंसी आती है कि एक तरफ उनकी सुख सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया, गारंटी किया गया, और इस नाम पर जो सत्ताधारी दल होता है, चाहे जो भी हो, इस पर सहमति है सबकी। आपके तरह वो सवाल नहीं करते हैं। वो उनके सवाल कि हम काबिज हो जाएं कि कौन हटेगा निकलेगा, वो उसके दायरे वहीं रहते हैं। उनको इसकी चिंता नहीं है। वो अगर वह चिंता रहती तब विकास के जो फंड अलग से दिए जाते हैं, आप देखिएगा ये सब कब से शुरू हुआ। आप जो सवाल करें वो सारी चीज़ें हम इसलिए चर्चा करें कि वो सब जुड़ी हुई है, बगैर उसको समझे हुए कि अच्छा ये क्यों हुआ, क्या कारण है। और जो हम पहले भी कभी आपके ही ये में बात किए थे कि किसी भी जो जनप्रतिनिधि है, उनके क्षेत्र के विकास के जो फंड आते हैं, मिलते हैं, वो उनके घर का नहीं है, न वह राज्य के मुख्यमंत्री के और न देश के प्रधानमंत्री के। वह तो जनता का फंड है, और जनता का फंड के जो क्षेत्र के आधार पर जो आवंटन उसका होता है, उस जनप्रतिनिधि का भी नहीं है, उस क्षेत्र की जनता का वह के विकास के लिए होता है। आप कहीं हमको एक बता दीजिए कि किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर इसको देख करके प्रयोग करके कहीं देखना चाहते हैं, तो आपके जो इष्ट मित्र अपने स्तर से आप कहिए कि हम जब एक वैकल्पिक जो जनता की जो के जो धन है, जो जनप्रतिनिधि के विकास के लिए क्षेत्र के मिलते हैं, उसका पूरा ब्यौरा जनता के बीच होगा, और वह उसकी जो योजनाएं होंगी वह जनता के स्तर पर तय होंगी, विधानसभा के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर, कि फेज वाइज कि इस वर्ष वह जो जनप्रतिनिधि फंड है उसका उपयोग किस मद में होगा और कहाँ होगा, ये वहाँ के लोग तय करें। वह तय कैसे करेंगे, यह जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह काम अपने क्षेत्र में किस तरह से अपने चुनाव क्षेत्र को खंड हिस्सों में बांट करके, और वह तय कर सकते हैं समितियां बना करके, और समितियों की अनुशंसा के आधार पर फिर अपने क्षेत्र के जो प्रशासकीय इकाई हैं उनके साथ बातचीत करके, हमको लगता है कि ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव भी हो सकता है, और सही मामले में जो चीज़ें हो रही हैं। आज जो बंदरबाट हो रहा है, कमीशन खोरी, हमसे जब लोग बात करता है कि अमुक एमएलए कितना प्रतिशत अपने, कौन एमपी कितना प्रतिशत अपने विकास में खर्च लेता है, उसके जो कार्य करता हैं, और उसमें प्रशासन के लोग, तो काम करने वाले ठेकेदार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि, इनका जिस तरह से साठगांठ हुआ है और समझौता एक हुआ है। अब तो एक ही केवल जनप्रतिनिधि और इस पर, और ये सब के लिए दायित्व तो फिर किसको तय थोप दिया जाता है सर पर, जनता पर। पहले भी हम कहे हैं, इसलिए आज उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ें सच्चाई यही हो रही है। कलेक्टर कौन होता है, एसडीओ कौन होता है तय करने वाला, जनप्रतिनिधि, और जिनके आप जनप्रतिनिधि हैं वो लोग। ये मौलिक चीज़ है। इन सब चीज़ों की चर्चा जब तक अब आप नहीं करेंगे तो यह चीज़ें होती रहेंगी, और हरास की जो प्रक्रियाएं हैं वह तो अब इस तेज़ी से और इस स्थिति में पहुंच गई है कि आज आप कह रहे थे कि जो नई पीढ़ी है, नई ही पीढ़ी नहीं, हमको तो लगता है कि कम से कम 2 पीढ़ी, वह पीढ़ी जो अभी मतदाता नहीं है, उसकी जो समझदारी है, सोच है, वह क्या अभी तक बना है कि नहीं बना है। जैसे ही 18 से पहले अपने क्षेत्र के बारे में, अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में उसकी एक बच्चों की समझ बन जाती है, और जब मतदाता होता है, और अभी 40-50 आते आते, और हम लोगों के बीच, हम लोगों की उम्र के, आपसे भी जो कुछ बड़े लोग हैं, उन लोगों से जब बात आप कीजिएगा, उन लोगों के बीच में भी ये सब चर्चा का अब विषय नहीं बन रहा है। और विषय ही नहीं बन रहा है
तब एक तरफी बातें हो रही हैं। जो दिल्ली से पटना से चीज़ें जाती हैं और कौन ले जाता है, वहाँ भी है कि कौन ले जाएगा, कैसे चीज़ें जाती हैं, वह भी ठेका पर अब चीज़ें हो रही हैं। अब तो जब मीडिया ही स्वतंत्र अब नहीं उसकी भूमिका रह गई, अब मीडिया भी व्यवसाय हो गया। आप राजनीति की व्यवसायीकरण की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पूरा जो चौथा खंभा जिसको कहते थे उसका व्यवसायीकरण हो गया। वह घराना किसी न किसी व्यवसाय का है और वह जो व्यवसायी है और राज्य सत्ता उनके जो तालमेल और गठजोड़ हैं उसके अनुरूप, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, किसी भी मीडिया में आप जब देखिएगा कि पहले प्रिंट मीडिया में कौन सी चीज़ें छपती थी, हेडिंग किसका बनता था, कैसा बनता था, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में कौन सी चीज़ें परोसी जाती हैं, क्या दिखलाया जाता है, वह अंतर आ गया। और वह अंतर है केवल वह जो समझौता है। सत्ता को ज़रूरत और सत्ता की ज़रूरत में यह ख्याल रखना है, वह तभी वह उसका ये करता है जो संचार माध्यम है। संचार माध्यम वही काम करेगा जो उसके निहित स्वार्थ को पूरा करता है। चूँकि वह अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके दायित्व नहीं रह गए। कल हम 3 दिन हम एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ एक पुराने यहाँ के एक पत्रकार थे। जब हम अपने ज़माने में, जब ये गिरावट शुरू हुई थी पत्रकारिता में, हम पटने में गांधी संग्रहालय में एक मीटिंग बुलाए थे सीनियर कुछ पत्रकारों की। तो हमको कल वो एक उसमें के एक साथी मिल गए, हमको बताया, अक्षय जी सर भाई आपको याद है आप जो मीटिंग बुलाए थे और आपकी जो चिंता थी कि पत्रकारिता में किस तरह से गिरावट शुरू हुई है, क्या इसमें सुधार संभव है नहीं है, इस पर जो आपकी चिंता थी, तो हम क्या कहे थे, हम कहे कि हाँ आपको हम देखे और हमको वो चीज़ें याद आ गई, पूरा स्मरण है कि आप कहे कि आप छपना चाहते हैं। आप छपना शब्द बोले थे कि आप छपना चाहते हैं। अब तो दिखना भी आ गया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है तो अब छपना भी है और दिखना भी है। तो छपना और दिखना जब आपके का स्वार्थ है, आपको अपने काम की चिंता नहीं है, आपको केवल छपने और दिखने पर जब आप केंद्रित हो गए, हम भी, हमारी मजबूरी, हम नौकरी करते हैं, हम जो चाहेंगे वही छप जाएगी, बातें वही दिख जाएगी, अब नहीं है। तो आपको आपके सर पर अब नहीं हम लिखेंगे और या दिखाएंगे, अब आप हमारा जो मालिक है उसके अनुसार आप अगर बनते हैं तो आपके बारे में खूब हम लोग लिखेंगे, आपको खूब दिखाएंगे। तो आज नहीं, ये माने 15-20 साल पहले एक हमको याद पड़ा कि जब आप ये सवाल कर रहे थे, तो व्यावसायीकरण हर चीज़ें बाजार की वस्तु बन गई है। ऐसे स्थिति में आपकी जो चिंता है, लोकतंत्र जो संसदीय राजनीति और उसमें ह्रास की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उसको एक व्यापक स्तर पर उसके हर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके जितने भी शेयर धारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, चूँकि अपने आप में लोकतंत्र कुछ नहीं, उसके सब मिला करके, जैसे जनता, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, प्रशासक, पेशागत समूह, ये सारे जो उसके शेयर धारक हैं, इनको एक बार मिल करके फिर से लोकतंत्र की अवधारणा को, लोकतंत्र की जो मतलब हैं और इसके प्रबंधकीय और जो संस्थाएं, जो संवैधानिक जो विधान है, उसको फिर से एक बार बदली हुई स्थिति में हमको एक बार कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए। और वह वैकल्पिक कार्यक्रम होगा, वह एक को हटाकर दूसरे को बैठाने, चूँकि सब अब लोग गांव में मगह में कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो अब सब तो जो बताए कि जितने भी चुनावी व्यवस्था है संसदीय राजनीति में, उनके अंदर एक बगैर कहे हुए एक बहुत ही मजबूत एक साठ गांठ हो गया है, दिखेगा नहीं आपको। अब तो इतना हो गया कि आपको संप्रदायवाद भी करता है, जातिवाद भी करता है, जनता जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर गोलबंद भी होती है। और जो दिखता है कि एक दूसरे के बीच में जो अंतर विरोध है, जो शत्रुतापूर्ण जो संबंध दिखता है, चुनाव के बाद वह स्थिति
बदल जाती है, यह भी जनता देख रही है कि वो सब एक ही है। चुनाव में खूब लगेगा कि बाप एक दूसरे का एकदम जानी दुश्मन है, और इतना संबंध है कि जो जान दे रहा है बेचारा, जो मारा भी जाता है चुनाव के दौर में, उसका कोई खोज खबर नहीं लेता है, उसकी चिंता किसी भी स्तर पर नहीं होती है। लेकिन जो आम जन को जो आपस में शत्रुतापूर्ण व्यवहार जो स्थिति पैदा करता है, वो सब फिर एक हो जाता है राज्य सत्ता की ज़रूरत के अनुसार। और राज्य सत्ता की जब ज़रूरत रहती है, वह बनता है उसके अपने जो निहित स्वार्थ हैं। हमको लगता है कि इस स्थिति में, और इस पर अगर बात नहीं हम करेंगे, तब खास सवालों में हम उलझते रहेंगे, और मौलिक सवाल जो क्षरण का है वह दब जाएगा, और हम जो पूरक मसले हैं उसमें उलझे रह जा सकते हैं। सर, अभी आपने कहा कि पत्रकार महोदय ने कहा था कि आप छपना चाहते हैं। सर, यह तो प्रेमचंद की एक कहानी भी रही है, शायद 8वां 9वां में हमने पढ़ा भी था। अखबार में नाम छपवाने के लिए एक व्यक्ति जो है वो कार के नीचे तक आ गए थे। तो अखबार में नाम छपना या लोगों तक हमारा नाम पहुँचे, इसके लिए तो लोग भिन्न भिन्न कार्य करते रहते हैं। खैर, राजनीतिक हरास की जो बात है, उसमें एक प्रश्न मेरा ये है, दिल से मेरे दिमाग में ये चलता है कि एक वक्त था कि जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते थे, तो देश के जो प्रधानमंत्री होते थे, उनकी पार्टी अगर चुनाव लड़ रही होती थी, तो वो राज्य मुख्यालय में आकर के किसी बड़े स्थल पर चुनावी भाषण कर जाते थे, और उसके बाद फिर वो पूरे चुनाव उनको कोई मतलब नहीं होता था, फिर वो बात आती थी और ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अभी जब आप 2000 के बाद की बात कीजिए, 2000 के बाद की बात अगर हम करें, तो धीरे धीरे स्थिति ये बन गई है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहाँ प्रमंडल मुख्यालय की तो बात छोड़ दीजिए, जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय तक भी हमारे देश के प्रधानमंत्री दौरा करते हैं, और भाषण में जो बात वो कहते हैं, उसके बाद उनके ही पार्टी के बड़े नेता ये कह देते हैं कि अरे वो तो चुनावी बात थी, वो जुमला था, चुनाव के चुनावी भाषण में तो ये सब होता रहता है। तो सर, उस समय के जो जनप्रतिनिधि थे या प्रधानमंत्री थे, उनके जो स्टेटस थे, वो राज्य में एक ही जगह आकर के भाषण करते थे और मतदाता को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते थे और अपनी तरफ आकर्षित करते थे या नहीं करते थे। लेकिन आज जुमला बोल करके या कुछ बात बोल के प्रखंड स्तर तक जा करके जो छोटे छोटे नेता जैसे नुक्कड़ सभा करते हैं, उस तरह से हमारे देश के बड़े नेता और बड़े संवैधानिक पद के जो नेता हैं, शीर्षस्थ हैं, वो भी नुक्कड़ सभा करने लगे हैं। इसका क्या वजह आपके हिसाब से? ये बहुत साफ आप तो अपने ही, आप जितनी बात अभी सवाल खड़ा करने में जो आप बोल रहे थे, तो आप देखिएगा कि जो पूर्व के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चूँकि लोकतंत्र की जो संसदीय व्यवस्था और उसकी राजनीति थी, वह लोगों के बीच एक संदेश चला गया था। चूँकि वह स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से चीज़ें निकली थी और उसी कोख से जो चीज़ें बनी थी, वह एक सपना दिखाया गया था कि आज़ादी के आंदोलन के बाद हमारा यह गांव होगा, इस तरह के शहर होंगे, हमारे नेता का यह दायित्व होगा, आपके कोई भी जो नेता हैं वह आपके हैं और आपके लिए काम करते हैं। हम एकदम लैंडमार्क तो नहीं, वो 80 तक आप देखिएगा या 80 के पहले तक आप देखिएगा कि 74 के आंदोलन की बड़ी चर्चा है। संपूर्ण क्रांति का वह जब दौर आप देखते हैं तो हुआ भी, वह ऐतिहासिक, वो सब तो इतिहास में दर्ज है और रहेगा। लेकिन वह क्यों पैदा हुआ और संपूर्ण क्रांति की बातें कहाँ चली गई?
संपूर्ण क्रांति के ही लोग थे ना। आप देखिएगा कि संपूर्ण क्रांति के जो जुझारू लोग थे आज नेतृत्व में है या विपक्ष में, आज भी जीवित हैं और उनकी चर्चाएं भी हो रही हैं। उसी तरह से बाद में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, वह भी जो संपूर्ण क्रांति का जो दौर था वह भी, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, वह भी केंद्रीय मुद्दा था भ्रष्टाचार। जब बाद में चीज़ें जब टाँटा फीस हो गई, उसके जब लोग आए वो खुद उसी में ये हो गए, संलिप्त हो गए। वो लोग आज भी निर्णायक भूमिका में बहुत से लोग हैं, बिहार के अंदर, बिहार के बाहर के। अन्ना हजारे के आंदोलन का तो और ज़्यादा तेवर के साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, और उसके उस आंदोलनों से जो लोग निकले उनके बारे में अब नाम लेकर के और उनकी स्थितियों की चर्चा करना यहाँ हमको लगता है कि हम लोगों को उचित नहीं है और वह जरूरी भी नहीं है। आप जो ये देखते हैं, यह वह भ्रष्टाचार के नाम पर जो सत्ताधारी जो जमायत है, राजनीतिक संगठन है, उसको बदनाम कर उसके जगह पर सत्ता में हम काबिज होने के वो आंदोलन सीमित रह गए। क्योंकि जो सपना दिखाया आज़ादी के आंदोलन के बाद, जो सपने दिखाए गए वह 70 से 80 आते आते तक रहा, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। आप जो चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं आते थे किसी राज्य में, 1 से 2 जगह चले गए, पर्याप्त है। क्योंकि एक जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब निकलता है तो देश के राजस्व का कितना खर्च होता है, यह कोई कह करके ठगबनीजी नहीं कर सकता है कि वो पार्टी के द्वारा यह खर्च हुआ है। उनके जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब मूव करता है तब कौन कौन सी चीज़ें हमारे राज्य की ये व्यवस्था की सक्रिय होती है, और वह क्यों होती है, किन सवाल पर मूव होता है। उनको केवल सुरक्षा के नाम पर, उनकी केवल सुविधाओं के नाम पर। कभी किसी ने ऑडिट किया है, उसका आकेंचन हुआ है और कोई यह सवाल उठाया है? तो एक तरफ आप देखते हैं कि यह जो क्षरण के कारण जो हरास जो राजनीति में शुरू हुआ, इस हरास के कारण जो सवाल बनने चाहिए थे, इस तरह के हमारे जो सर्वोच्च पद के, जो राज्य की व्यवस्था के सर्वोच्च पद के लोग हैं, उनके मूवमेंट पर, उनके उद्देश्य, उन पर होने वाले खर्च, वह जनता का खर्च होता है, ये सब चीज़ हम भी नहीं उठा पा रहे हैं। वह किसी भी राजनीतिक दल का विचारणीय मुद्दा जनता के बीच में नहीं बन रहा है। तो वह अभ्यास और अधिक व्यवहार में और उसका अनुपालन तेजी से होने लगा, वो बढ़ते चला गया। 2 मीटिंग के जगह पर 4 मीटिंग होने लगी, 4 मीटिंग के जगह पर 8 मीटिंग करने लगे हमारे, और अब यात्रा करने लगे। अब तो आशीर्वाद यात्रा, विकास यात्रा, अब विकास यात्रा से होता है, प्रगति यात्रा या विकास प्रगति से होगा, अब नीतियों से नहीं होगा, यात्रा से होगा। अब नीतियों से नहीं होगा। जैसे जमींदारी प्रथा यात्रा से श्री कृष्ण यात्रा पर निकले थे कि हम जमींदारी प्रथा नाश कर देंगे ना। पंडित नेहरू जो जितने आयोजन, जो विकास के जो बुनियादी ढांचे खड़े किए गए थे, वह यात्रा करके किए थे। वह लोगों के अंदर जो संदेश दिए थे कि हम जब आज़ाद होंगे तब हमारे राज्य में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, और वो दिखने लगी थी, और इसलिए उनकी ज़रूरत नहीं थी। आज यात्रा इसलिए करना पड़ रहा है कि अब कितना भी वो संप्रदायवाद और जातपात करें, अब इन पर जनता की भरोसा, चूँकि ये भरोसा नहीं है तो जनता को वह लेन देन में के नाम पर कुछ दिन तक जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और फिर रेवड़ी वितरण के नाम पर। अब जनता अब यह भी बूझ गए हैं कि सबके बाद भी जनता जो है सो सचेत रहती है। वह कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद भी हमको दे देगी। अगर कोई व्यक्ति रोज रोज उसके साथ जुड़ा रहेगा, जिसकी चर्चा हम कुछ छोटे छोटे संदर्भों में किए थे। एक पुरानी कहावत है कि यह चीज़ कुछ लोग आपको कह सकते हैं, यार ये हमेशा हर जगह हर स्थिति में बातें रही हैं। आज़ादी के पूर्व भी, स्वतंत्रता पूर्व भी, जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होता था ना, तो स्वामी जी की एक कहावत है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का, पटने का, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ वह जब प्रचार स्वामी जी कह रहे थे, तो कह रहे थे कि इसे जिलेबिया खियावे तो खा लेना,
कोठरिया में जाके बदल जाना, और लोग बदल गया था। तो अब ये लोग जो यात्रा वाले लोग हैं, जो रेवड़ी बांटने वाले लोग हैं, अब इनका ये डोल गया है कि सबके बाद भी जनता को अगर कोई नीतिगत स्तर पर बात करेगा, चूँकि ज़रूरत तो उसकी है, उसको न इलाज करवा पा रहा है, न वो बच्चों की पढ़ाई कर पा रहा है, बच्चा पढ़ता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलती है तो ठेका पर मिलता है। ये जब बात हम नहीं, ये सारे राजनीति के बुनियादी मुद्दे हैं, इन मुद्दों की बात हम नहीं करते हैं, और नहीं जब करते हैं तब वह रेवड़ी वितरण तो आपको दिखता है। अब लाभार्थी बना दिया कि नहीं, लाभार्थी का समूह बनाया है संगठित। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? कभी आपने इसकी चिंता की है कि यह सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी आदि, ये सब राजनीति के निहित स्वार्थी रणनीति और कूटनीति है। ये जो राज्य सत्ता की रणनीति और कूटनीति है, यह छद्म आवरण, छद्म राजनीति के छद्म आवरण कि ये तो रोजगार सृजन हो रहा है, यह तो उनको हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आप इसने कभी इसकी बात की है? और कोई करता है कि यह जो अस्थायी अनौपचारिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसके आगे और पीछे, उसके स्थायित्व के लिए जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, वो किस तरह का भविष्य उनका है, किस तरह का वर्तमान है, उस पर कोई रिपोर्ट है? कोई बुद्धिजीवी स्वतः नहीं तो करने ही नहीं। विश्वविद्यालय जितने शोध संस्थान हैं, वो सब काम किसका करते हैं? अब यही जो तौर तरीका है, जो राजनीतिक क्षरण का जो ये है, आप जब बात इसको डिटेल्स में जाइएगा देखने, सच्चाई पर पहुंचने का, तो ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई हैं, तब अब स्थिति यहाँ पहुँच गई है कि चुनाव के अंदर कौन चीज़ होता है? रोड शो। एक रोड शो जब करता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, तब कभी आप किसी नुक्कड़ पर यह बात सुने और समझें कि वह कितने जो छोटे मोटे नुक्कड़ सभा हैं, कितने नुक्कड़ सभाओं को एक साथ वह रोड शो के नाम पर, और रोड शो का खर्च, रोड शो के कारण अव्यवस्था, रोड शो के कारण अराजकता की जो स्थिति उत्पन्न होती है, और जो माहौल अराजकता और अव्यवस्था के पक्ष में जो माहौल सामाजिक राजनीतिक बनता है, उसकी जवाबदेही पर कभी आप बात करते हैं? तो इसलिए अब वह लोग समझ चुके हैं कि अब प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं या जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनका जो जनता के बीच का जो सरोकार है, वह अब जीवंत नहीं रह गया है। और इसलिए वो चुनाव के अंतिम तक चाहते हैं कि अपनी हमारी विश्वसनीयता बनी रहे, और इस कारण और उसमें ह्रास की प्रक्रियाएं और नीचे स्तर पर जा रही हैं, और रोज नीचे स्तर पर जा रही हैं। और हमको लगता है कि वह अब अंतिम स्थिति में आ गई है। केवल इन सवालों को जो आप कर रहे हैं इस तरह से, वह आप देखेंगे कि कुछ मीडिया के जो चैनल्स हैं, उस चैनल्स पर अब लोग ये जो इसको वैचारिक पुष्टि के लिए, इसको तार्किक आधार देने के लिए भैया जी कहें, या अभी एक और महिला साथी हैं जो अभी निकलती हैं, लेकिन उसमें देखिएगा कि वो जितनी भी बातें हो रही हैं, यह जो यात्रा का जो संदर्भ है, आपके रोड शो के मसले हैं, या जीविका दीदी के सवाल हैं, इन सारे सवालों को वह पुष्ट करता है, उसी तरह के राजनीति को समृद्ध करता है। इसलिए उसके समानांतर नहीं, अब जनता के बीच जाकर के जनता को इन सवालों पर विचार करने के लिए प्रक्रियाएं शुरू करने की ज़रूरत है। यह बातचीत शुरू करने की ज़रूरत है कि हमारे पैसे का दुरुपयोग मत करो। हमारे एक पुराने लोक गायक थे जहानाबाद में, वो उस समय पुरानी बात कर रहे हैं कि जब वर्ल्ड बैंक से स्कूल के लिए पैसे आते थे, कहीं सामुदायिक भवन के लिए,
पैसा आता था, कर्ज का पैसा, तो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, और ये सब नाटक भी राजनीतिक कर्मियों का, राजनीतिक नेताओं का बढ़ते जा रहा है। यह जो सवाल है, यह सवाल जनता के बीच में अब संवाद का विषय नहीं बन रहा है, और जिसको बनाना भी था वह भी, यह इतना माहौल, उसका प्रभाव बढ़ा है कि जैसे खास करके वाम दल जो है, वाम दल के पास तो किसी हवाला घोटाला का तो राशि अभी तक शायद सुनते हैं कि नहीं किसी दल के पास ये हुआ है, लेकिन वो भी अब इसी फेरा में लग गए हैं। उनको लगता है कि इसी तरह के यात्राओं से, इसी तरह की मीटिंगों और रैलियों से ही मतदाताओं की गोलबंदी होती है। वो राजनीति का विश्लेषण नहीं करते हैं कि हमको जो लगता है कि जो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जिनका जनसरोकार है, वैसे लोगों को इन चीज़ों का खुल करके भंडाफोड़ करने की ज़रूरत है, और इस पर एक वैचारिक संघर्ष के माध्यम से जन संवाद की प्रक्रिया शुरू करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो ये और छोटे छोटे स्तर पर जाएंगे। अब प्रखंडों में प्रधान तो जाने ही लगे हैं, प्रखंड के स्तर पर, प्रखंड को के छोटे स्तर पर मुख्यमंत्री जाते हैं, और प्रधानमंत्री प्रखंड और अनुमंडल के स्तर पर जाते हैं, और हमारा पूरा उस पर नुकसान हो रहा है। जनता के संसाधनों का, जनता की परेशानी जो होती है, उससे सारे चीज़ हम भोग रहे हैं। लेकिन हम यह उम्मीद है कि अब यह अंतिम समय पर, अंतिम चरण इसका है, यह अब हम ज़्यादा देर जनता नहीं अब सवाल पूछेगी जनप्रतिनिधियों से, जो चुनाव में जाएंगे, चुनाव में जीतेंगे, उसके बाद और चुनाव के बाद भी। राजनीतिक ह्रास के एक प्रमुख कारण जो मैं समझ पाता हूँ, उसमें यह भी है कि आज जैसे नामांकन के लिए डेट तय होते हैं, नामांकन लोग करते हैं, जो जिस पदाधिकारी के अधीन नामांकन कराए जाते हैं, उस पदाधिकारी की सोच या उसके ऊपर दबाव, दो बातें, या तो उसकी सोच है या दबाव है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में या हमारे लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या कम हो, या कम होने से मशीन कम या बैलेट पेपर कम, ये तो व्यवस्थागत जो प्रबंध किए, ये तो केवल दिखाने के लिए, बोलने के लिए हो सकता है कि उम्मीदवार कम रहेंगे। तो ये अगर सर उम्मीदवार कम रहने की बात है, तो फिर लोकतंत्र में चुनाव की व्यवस्था क्यों? एक बात तो ये है कि जब उम्मीदवार कम है तो इसका मतलब है कि आप गिने चुने लोगों को चुनाव लड़ने की व्यवस्था देना चाहते हैं। फिर दबाव किसी बड़े दल का, तो उसके हिसाब से छोटे दल या निर्दलीय लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति आप प्रदान नहीं करना चाहते हैं। तभी तो अगर छोटी सी भी गलती होती है नामांकन पत्र में, नामांकन प्रपत्र में, अगर छोटी सी भी गलती रह गई या जगह खाली रह गए, कॉलम जो है खाली रह जाते हैं, और वह जांच के नाम पर कि भाई स्क्रूटनी हो रहा है, और उस स्क्रूटनी के तहत काफ़ी संख्या में नामों को रद्द कर देने की एक परंपरा शुरू हुई है। ये नहीं होता है कि हाँ स्क्रूटनी का मतलब जांच आप कर रहे हैं, तो जांच कर रहे हैं तो जो लोग पहली बार चुनाव लड़ रहा है या कमज़ोर दल से लड़ रहा है, निर्दलीय लड़ रहा है, वो 10,000 रुपया दे करके वकील साहब को से फार्म नहीं भरवा सकता है, तो उसको जो या चुनाव आयोग ऐसी कोई व्यवस्था दे कि आपने नामांकन फार्म खरीदा, एनआर कटाया, और वो जो आप फार्म मिला, वो चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं वो देख करके बता दें कि भाई ये कॉलम में ये भरना है, आप भर के लाइए और अगले दिन जमा कर दीजिए। लेकिन ये व्यवस्था नहीं देने के बजाय अधिक से अधिक
नामों को रद्द करने की जो व्यवस्था हो गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत, हम तो आपको शुरू में आपको हम धन्यवाद दिए थे, अभी धन्यवाद ही नहीं, हम आपको क्या बताएं हमारे पास तो कि आपने जो ये सवाल अभी उठाया है, हम जब पहले ये में इसी वक्तव्य में अभी जो बातचीत हम लोग की हो रही है, इसके पहले खंड में हम चुनाव आयोग के संदर्भ की चर्चा हम कर रहे थे। ये जो 24 में अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले हम चर्चा आपको किए थे कि उसके पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, इंडिया गठबंधन नहीं बना था, पहली बैठक जिसमें नीतीश कुमार जी थे, उसके 2 दिन पूर्व हमने इन लोगों को एक अनुशंसा के लिए एक अपने संगठन और साथियों की मदद से इन लोगों को हम भेजे थे कि आप लोग न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कीजिए। उसकी अनदेखी हुई और लगातार अभी तक अनदेखी हो रही है, लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कर जब रहे हैं तो उसमें एक जो हम लोगों का मुद्दा है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मुद्दे होंगे कि कौन सी बात लेकर के हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं और चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। उसमें शिक्षा का सवाल प्राथमिक मुद्दा है, चिकित्सा का सवाल है, और ये जो चुनाव आयोग है यह इसका लोकतांत्रिकरण की ज़रूरत है। हम बता रहे थे कि वह प्रशासकीय संस्था नहीं है, वह तो हम केवल और केवल चुनाव आयुक्त की बात कर रहे थे। अब क्षेत्रीय स्तर पर जिलाओं और अनुमंडलों में जो चुनाव अधिकारी होते हैं, आप उस स्तर की बात कर रहे हैं कि हम धन्यवाद इसलिए कह रहे थे कि हमको आप जब सवाल कर रहे थे और हमारे अंदर वो चीज़ें कौंध रही थी, वह चीज़ें साफ दिख रहा था कि अब लोकतंत्र की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्रवाई है चुनाव, लोकतंत्र के अस्तित्व को कायम करने बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव सबसे मौलिक काम है, बुनियादी काम है। और उस काम में जो आम जन है, जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी रुचि है, लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, वह अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात मंत्र के तरह भी जाप किया जा रहा है। असल तो वही है हिस्सेदारी भागीदारी कि क्या केवल धनवानों और बलवानों का प्रतिनिधित्व होगा या आम जन का भी प्रतिनिधित्व होगा। अब जब प्रतिनिधित्व होगा तो सबसे पहली कड़ी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी बेचारा कमज़ोर है, कमज़ोर धन के मामले में हो सकता है, कमज़ोर वह संसाधनों के, अन्य संसाधनों के, लेकिन उसकी जो प्रतिबद्धता है, वह जो प्रतिनिधित्व करता है खास लोगों के, जो पिछड़े, दलित, गरीब समुदाय के लोग हैं, उनका जो प्रतिनिधि है, उसका पहला बाधक तो वही जो चुनाव के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके स्तर पर होता है। हम जब लोकतांत्रिकरण की बात कर रहे हैं, जो आप उठा रहे हैं कि यहीं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, इससे भी और पहले मतदाता सूची तैयार करने की जो विधि है उसको और डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। वह होने के बाद नामांकन का जो समय है, जो स्क्रूटनी, और स्क्रूटनी में जो आप सब सवाल जब उठा रहे हैं और उसके कारण भी आप बता रहे हैं, उस पर हमको डिटेल्स में आपका समय हम नहीं ये करेंगे कि आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो कमज़ोर लोग हैं, जिनकी लॉबी वहाँ प्रभावकारी नहीं बन पाता है अधिकारियों पर, स्थानीय जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वह प्रभावकारी नहीं रहता है, तो वह स्क्रूटनी में किन किन नामों पर कैसे उनको रद्द कर दिया जाता है नामांकन, जो आप यह बड़ी घोर चिंता का विषय है। और हम कहते हैं कि इसलिए जो पूरी जो चुनावी प्रक्रिया और व्यवस्था है, इसका लोकतांत्रिकरण तत्काल मुद्दा यह बनता है, ताकि हर तरह के जो लोग हैं उनकी भागीदारी हो। भागीदारी में एक तर्क वो लोग दे सकते हैं कि संख्या बहुत बढ़ जाएगी, और संख्या जब बढ़ेगी तो उसके प्रबंधन संचालन का भार
व्यवस्था पर, राजकीय जो व्यवस्था है उसको वहन करना पड़ेगा और उस पर बढ़ जा सकता है। यह इसलिए यह जो तर्क है, तो यह जब आप कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमको यह भी दिख रहा है कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल, अब तो जो क्षेत्रीय छोटे मोटे और बड़े भी, आपको लगता है कि कुछ क्षेत्रीय दलों की जो संख्या है बड़ी है। आप पहले दिन कहते कि अब 5000 हो गए, लेकिन क्षेत्रीय दल में बिहार के संदर्भ में जैसे राजद हो गया, जदयू हो गया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इस तरह के भी जो पार्टियां हैं, इनकी भी स्थिति आए दिन में रोज प्रशासकीय घेरे के अंदर अब सीमित हुई है और होगी। और चूंकि 2 पार्टी सिस्टम की ओर चीज़ें हमको बढ़ती हुई दिख रही है, और उसमें ये जो पूरी जो संरचना, प्रशासकीय जो संरचना है, उसका दुरुपयोग संभव है, दुरुपयोग शुरू भी हो गया। और यह और इसको हो सकता है कि पुख्ता प्रबंधन को चुस्त दुरुस्त करने के नाम पर यह और पुख्ता किया जा सकता है। इसलिए यह भय है। इन सवालों को भी हमको लगता है कि हम लोग को प्रमुखता से चुनाव में बात को उठानी चाहिए। हाँ, आपको कल पटने में हम देख रहे थे, जब मीटिंग से लौट रहे थे, तब एक तरफ तेली हुंकार रैली, एक तरफ धोबी हुंकार रैली, ये सब चीज़ें भी लोगों को लग सकता है। भाई जी, यह चीज़ें अपने आप आज तो नहीं ना धोबी हुंकार और तेली हुंकार की रैलियां हुई हैं और हो रही हैं। इससे इसके कारण हैं, और इसके कारण आप जब क्षेत्रीय राजनीति बगैर राजनीति के, वो रणनीति, और जब हम कूटनीति कह रहे थे कि लोकतंत्र की जो राजनीति है, मौलिक राजनीति, उसको कमज़ोर करने के लिए कभी आप रणनीति अपनाते हैं संविधान में संशोधन के नाम पर, कभी आप कूटनीति जातियों को खंडित करके और दलित को महादलित और दलित में बांट देते हैं, पिछड़ों को पिछड़ा और अति पिछड़ा में, और फिर अति पिछड़ा को फिर छोटे छोटी जो जातियां हैं उनके आधार पर उनकी रैली और उसमें भी, और ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, ऐसी स्थिति में इन सवालों को कोई किया है, रणनीति और कूटनीति सत्ता की है। यह दूसरी बात नहीं है, यह लोकतंत्र की राजनीति का हिस्सा नहीं है। उसमें आपकी भागीदारी को और हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं है। कोई भी जो पिछड़ों की राजनीति, अति पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की के जो नेता पुरोधा हैं और उनकी जो पार्टियां हैं, उनसे पूछा जाए कि आप जो आपके जो लोग हैं जो नीचे जमीन पर 76वां साल संविधान का शुरू हो गया, अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं, आप एक भी लोग बताइए कि जमीनी स्तर के जो पिछड़े लोग हैं, किसी भी जाति के, बेचारा गरीब है जो न इलाज करवा सकता है, न अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, न राजनीति में वह हिस्सा ले सकता है, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी आपके पास कार्य योजना है और कौन सी उसकी नीति है, कैसे करेंगे? यह तो बात ही नहीं शुरू हुई है। और अभी भी भावनात्मक स्तर पर, जात की भावना पर, संप्रदाय की भावनाओं पर लोगों को खंडों में बांटना और परेशान करने की जो बातें हो रही हैं, इसमें जो चुनावी जो प्रक्रिया और व्यवस्था है, आप जो सवाल उठा रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और वह इसलिए बातें नहीं उठ रही हैं, आप चूँकि हो सकता है आपका अपना व्यवहारिक जरा अभ्यास में आप चीज़ें देखी होंगी, महसूस किए होंगे आप, जो ये लोग हैं, इन लोगों को भी ये चीज़ें, चूँकि इनके नेता तो वो नहीं रहते हैं, जो जातीय, जो छोटी छोटी जातियाँ हैं, उनके भी नेता तो खाते पीते लोग रहते हैं, उनका तलहथी लाल लाल रहता है, उनके जो चेहरे होते हैं, उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं, वो बिसलरी के पानी से नहाते भी सुनते हैं किसी के बारे में। तो वह सारे लोग जो हैं,
वही लोग हैं, उनको इसकी चिंता नहीं है। उनको कोई जो क्षेत्रीय पदाधिकारी है वह इस तरह से उनके नामांकन को रद्द नहीं करेगा, और उनके जो दल के भी जो उम्मीदवार होते हैं जिनको वो टिकट देते हैं वह भी वैसे लोगों को नहीं देते हैं। तो अब कब तक, और यह अगर प्रक्रियाएं चलती रहेंगी चुनावी व्यवस्था के अंदर, अब निचले स्तर के जो चुनावी पदाधिकारी हैं उस स्तर पर अगर यह चलता रहेगा तो ये जो संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें कमज़ोर लोग को वो बाहर करने का, धकेल के। हम लोग शिक्षा उक्षा में, स्वास्थ्य में जब बात करते हैं ना कि गरीब लोगों को, जो साधनहीन लोग हैं, उनको यह जो नीति है और व्यवस्था है वह धकेल के बाहर करती है कि तुम कहाँ चले आए, भीड़ भाड़ करते हो। उसी तरह से इस लोकतंत्र के पर्व की भी हम बात करेंगे, बहुत सारे उत्सव भी मनाएंगे, लेकिन जो संवेदनशील है, जो संवेदनशील और जागरूक है किसी भी जाति का, वही इसमें भाग लेता है बढ़ चढ़ करके। उसके लिए तर्कपूर्ण व्यवस्था की बात हम चर्चा नहीं करते, यह भी हरास का कारण है, और इसको हमको महत्व देना चाहिए, मजबूती से बात को उठानी चाहिए। सर, आए दिन सड़कों पर आप निकलते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन नामों से संबोधन किया जाता है, जब वो निकलते हैं अपने कुनबों को लेकर के, तो अति आवश्यक सेवा जो रोगियों को ले जाने वाली वाहन, जिसको अंग्रेजी में एम्बुलेंस भी कहते हैं, उनको भी किनारे करवा दिया जाता है। पैदल चलने वाले यात्रियों को भी सड़क पार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो आज क्या वजह है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे लिए बने हैं, यानी जनता के लिए बने हैं, वो भी जनता से दूर रहने के लिए, जनता उनके नज़दीक न जाए, उसके लिए वो कमांडोज, पता नहीं किस किस तरह के जेड सुरक्षा, वायु सुरक्षा को ले करके वो चलते हैं। उनके आगे पीछे गाड़ियों का ये भीड़ उठती है, और उनके लिए स्पेशल खाली एम्बुलेंस दौड़ रहा है। एक एम्बुलेंस में पेट्रोल, ये डीजल जलाए जा रहे हैं, उनके साथ अग्निशामक गाड़ी भी जा रही है। आखिर इनकी ज़रूरत क्या पड़ गई कि हम अपने जनता से मिलने के लिए जनप्रतिनिधियों को एक बैरिकेड लगाना पड़ गया? आखिर क्यों? पहले भी आपको हम बताए हैं कि अब इनका जो जन सरोकार है, वह जो संबंध है जनता से, वह अब आत्मीय नहीं रह गया है, वह मानवीय नहीं हो गया। आत्मीय जब हम करें तो वो मानवीय नहीं रह गया है, वो पूरी तरह से व्यावसायिक है। और जब व्यावसायिक हो गया तब यह भी वो बूझते हैं, उनके अंदर जो लोग कहते हैं कि वह मानसिक तौर पर सशंकित रहते हैं जनता की ओर से, कि यह कहीं सवाल खड़ा कर दे सकता है, कुछ प्रतिनिधिमंडल मिलने की बात कर दे सकता है। तो और तब फिर विधि व्यवस्था का भी मामला आता है, और विधि व्यवस्था होगा तो कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से यह बात राज्य में, देश के अंदर ये बातें फैल जा सकती हैं। अब एक तो चीज़ें हुई हैं, जब हम बहुत पहले आपको कहे थे कि कोई भी अब कितना भी बड़ा तानाशाह हो, चाहे वह तानाशाह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, या कोई भी राजनीति के क्षेत्र में हो, अब जो तानाशाही है वह बहुत सीमित दायरे में और सीमित समय के लिए होगा। तो इसीलिए ये जानते हैं कि कहीं भी जब हम जा रहे हैं जनता के बीच में, तब विज्ञापन के नाम पर, प्रतिनिधिमंडल के नाम पर, या किसी तरह से प्रतिरोध के ही नाम पर, एक तो अपनी बात कहने के नाम पर, दूसरे आपके इनके जो कुप्रभाव हैं नीतियों के, और उससे जो दुख हो रही है, तो उसका किसी न किसी रूप में प्रतिरोध की भी आशंका इनको बनी रहती है। तो किसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब हम जाएं तो यह लगे कि विधि व्यवस्था का सवाल सामान्य है, और इनकी लोकप्रियता इतनी अच्छी है कि देखिए कोई सवाल ही नहीं उठता है।
कोई सवाल माने एकदम जो काम हो रहा है वह कितना अच्छा काम हो रहा है, यह एक माहौल बनाए रखने के लिए यह एक सोच रखते हैं। लेकिन यह जो स्थिति है यह इनके तक ही सीमित है। और तब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नुक्कड़ मीटिंग करना पड़ रहा है, ये वही कारण है। और हम एक और कहते हैं कि हम गांव में 2-3 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि गांव में हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ 15-20 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ का स्थानीय विधायक पार करता है अगर गली से, तो हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं एक आदमी भी विधायक के पीछे नहीं जाता है। हम पूछते हैं कि क्यों, जे कौन जा रहे हैं, बहुत देख रहे हैं फोरसूर से एक आदमी है कुर्ता पैजामा, ऊ जी जाए जी विधायकवा है। तो विधायक जी तो विधायकवा हो गए, मंत्री जी मंत्रिया हो गए, अब इतना बेशर्मी है। हम लोग जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं, आए आप हमसे बुलवा रहे हैं हमारे जैसे आदमी से भी, विधायकवा मंत्रिया MP तो ये जो हरास का यहाँ लिमिट है। और इन लोगों की जो बेशर्मी है वह यहाँ है कि वह कहते हैं कि वही उदंड हो गया, और तब वह तरह तरह के फोर्स को वह जब तक सत्ता में रहता है कि आपको जहानाबाद में, अभी नाम हम नहीं लेंगे, हमारे साथ एक कलेक्टर वहाँ जहानाबाद में थे, हमको वो बताया कहे कि अक्षय जी यहाँ कोई लोक कवि नहीं रहता है, से जहानाबाद की जो धरती है ऐसी धरती है और यहाँ कोई लोक कवि हमको नहीं मिलता है। हम कल की लोक कवि तो यहाँ डेग डेग पर आपको मिलता है, आप तक उसको लोक कवि को पहुँच का हिम्मत है, बेचारे को रहने दिए हैं, उसका तो हिम्मत इतना आप लोग दम करके कमज़ोर कर दिए हैं कि वह देखता है कि DM साहब जा रहे हैं तो घर में घुस जाता है। ना ना हम तो ऐसा नहीं है, से लाइए से एक आदमी से भेंट करवाइए। हम एक लोक कवि को ले गए, उसकी तारीफ़ मैं करूँगा कि DM के चैम्बर में जहानाबाद में हम ले गए, फटी हुई धोती कुर्ता, खाली पैर, खंजड़ी झोला में लिए हुए वो आदमी थे, उनका नाम था बांके प्रसाद, मर गए। हम कहे कि यही एक तो लोक कवि हैं, ऐसे और लोगों को हम ला सकते हैं लेकिन एक ये हैं, इनसे कुछ सुनना है तो सुन लीजिए, कुछ सुनावेंगे। हम कहे कि एकदम सुनावेंगे। हमको बैठ गए हम लोग, तो जब वो हमसे आँख मिलाए जो कवि थे स्थानीय लोक कवि, हम कहे कि से वही मैंने जो इधर आप बनाए हैं नया वाला DM साहब पर, वही सुना दीजिए DM साहब को। तो खंजड़ी निकाले और अपना डुगडुगी बजाते हुए वो कहे कि जिला में बैठा बुढ़वा बंदर, हाथ में लिए अधिकार देखो, नाना रंग के कुत्ता भैया ये सब के पहरेदार देखो। हम कहे कि रुक जाइए, DM साहब से तो इनसे पूछ लेते हैं। हम कहे कि इससे कम्युनिकेट हुआ, देखिए ना आप और कितना बेइज्जत कीजिएगा। हम सब हो गया, तो यह कम्युनिकेट हो गया से अब मैंने से इनको पूरा गाने दीजिए, वो पूरा गाए। तो यह जनता, हम जब कह रहे हैं तो खिस्सा नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं और ये लोग जो नाटक कर रहे हैं, जनता के अंदर कर्ज के पैसे का जिस तरह से, अगर ये सब पैसे का रोना रोता है, केवल जनप्रतिनिधियों के रहने सहने पर, मीटिंगों पर जो खर्च होता है उसका ऑडिट हो जाए और उसमें कटौती शुरू हो जाए, लेकिन उसमें रोज रोज बढ़ोतरी हो रही है और हम लोग इसकी चिंता भी नहीं करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल है वह कोई भी सवाल नहीं उठाता है कि जितनी सुख सुविधाएं जनप्रतिनिधियों को क्यों दिया जाता है, वह इसलिए कि वह भोगवादी हो जाए। एक बार जो जनप्रतिनिधि हो जाएगा वह फिर से एक बार अपना जो मूल चरित्र है वह भूल जाता है, और जब भूल जाता है तब वह कहता है कि जनते गड़बड़ है, चीज़ें जो वह नहीं कर पा रहा है। जैसे कुंभ में भी जनते गड़बड़ है, वह कोई राज्य की जो चीज़ें हैं वह नहीं है। यह स्थिति हमको लगती है, हमारी अपनी जो समझ है और मजबूत समझ है, हम किसी भी समय किसी भी स्तर पर इन चीज़ों को के साथ हम चाहते हैं कि छोटे बड़े स्तर पर बातचीत शुरू हो और यह मौलिक लोकतंत्र का
मौलिक कार्यभार आज का है। ये जब तक शुरू नहीं होगा तब तक संसदीय राजनीति में जो विकृतियां पैदा की गई हैं, रणनीति और कूटनीति के नाम पर पूरी राजनीति का स्वाहा कर दिया लोकतंत्र की। और जब राजनीति ही खत्म हो गई, किसी भी दल के पास आप पूछिएगा, बड़ी बड़ी रैली कर लें, यात्रा कर लें, लेकिन उनसे पूछिए कि लोगों के आम जन के लिए, अपने राज्य और देश के विकास के लिए, बगैर कर्जा के पैसा के, हमारे अपने जो स्थानीय संसाधन हैं उनको लेकर के, स्थानीय में मानव संसाधन, भौतिक संसाधन सब जगह है, कोई ऐसा जगह है जहाँ नहीं है, इनके मिला करके कोई कैसे हम विकास की नई प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आप यह सोचते हैं कभी? आपके पास योजनाएं हैं, आप बजट आ गया तो बजट पर अलग से आप लोग करते रहते हैं, लेकिन बजट में भी उसी का बजट, उसी के नीति, उसी के कार्यक्रम और उसी में हम बातचीत करते हैं। तरह उसके कारण उस जो सरकार है, सरकार की नीतियां हैं, वह राज्य सत्ता का सब फेरा है, उसमें उलझे हुए रह जाएंगे। और उसमें जब उलझे रह जाएंगे और उसमें उलझे हुए लोग हैं, उनसे जब हम बात करेंगे तब ये सारे सवाल दबे रह जाते हैं। इसलिए इनको, और आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि इन सवालों को इस तरह से जैसे आप उठा रहे हैं कि छोटे छोटे मसले जो लोकतंत्र का जीवंत मसला है, लोकतंत्र का पूरक ये सब सवाल नहीं है। पूरक और जीवंतता मौलिक जो है अंतर है कि पूरक तो नहीं भी होगा तब भी लोकतंत्र जीवंत रहेगा, चलेगा, समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। ये सब मौलिक सवाल हैं। अगर लोकतंत्र को रक्षा करनी है, संविधान बचाने के लिए, संविधान बचाने की बात करते हैं लोग, लेकिन संविधान बचाने वाले से पूछिए, जो आप सवाल कर रहे हैं उनसे जाके पूछ लीजिए, आपको समय नहीं देंगे। समय देंगे तो कहेंगे कि ये सब क्या बात करते हैं। जब वो सब नहीं बात करेंगे तो लोकतंत्र की रक्षा नहीं, और लोकतंत्र की रक्षा नहीं तो संविधान नहीं बचेगा। और उल्टे लोकतंत्र की जो राजनीति है, इसमें ह्रास की प्रक्रियाएं निर्विघ्न, बगैर रोक टोक के वह जारी रहेगी, यह और हमारा भविष्य और बिगड़ता जाएगा। ये हमारी अपनी समझ है। हम आपको करें कि वो सर, हम लोग आज लोकतंत्र के संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली के जो ह्रास हुए हैं, उसके कारणों को टीका टिप्पणी करते हुए 3 कड़ी को समाप्त करने के कगार पर हैं। आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे आग्रह करेंगे कि चौथी कड़ी भी इसकी तैयार की जाए, और इसमें इस राजनीतिक ह्रास में अगला जो कड़ी हो, उसमें हम मुख्य रूप से चुनाव की जो प्रक्रिया है, जैसे नामांकन करना, हम किसी पार्टी की बात न करें भी तो निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन करते हैं। नामांकन करने की जो प्रक्रिया है, या फिर नामांकन में उनके जो प्रपत्र हैं उनको चुनाव पदाधिकारी उसको देखते हैं, उसको संशोधन कराने के बजाय उसको रद्द करने का पूरा प्रयास करते हैं। फिर अगर किसी तरह एन केन प्राकेन अगर वो नाम बच भी जाते हैं तो बड़े दल के जो लोग होते हैं या जो बड़े धनाढ़ उम्मीदवार होते हैं, वो जनता के बीच में उनके दिमाग में बात को ये पहुंचाते हैं कि अरे जीतने वाले को वोट कीजिए, ये लोग छोटे लोग हारने वाले हैं, इनको वोट दे करके क्यों अपना मत को बर्बाद करते हैं। इन सब बातों पर चर्चा करके लोगों को जागरूक करने के प्रयास में आप हमें अपना सहयोग दें, और आपके सहयोग से हम जनता के बीच में कुछ और ऐसे ज्वलंत प्रश्नों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपने जो अपना कीमती समय हमारे साथ व्यतीत करते हैं, आप बीमार होते हुए भी हमारे प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपना समय देते हैं, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। ये श्यामल जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस
सुझाव के साथ कि आप अभी जब कह रहे थे कि जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग टीका टिप्पणी भी नहीं करते हैं और आरोप प्रत्यारोप की भी बात बहुत स्वस्थ बात करते हैं। और जब स्वस्थ बात करते हैं, आलोचना और आत्मालोचना पर आधारित हम करते हैं, हम लोग जब करते हैं। और ये जब आप जो संसदीय राजनीति में ह्रास के जो सवाल है, उसको जब तक हम उसके विषय, बातचीत का जो विषय है वो तो पूरा लगा हुआ है कि उसी के दायरे में हम बातचीत चुनाव की करेंगे, उसमें करेंगे तो हम उसके अंदर हम एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, उसमें हम समाहित हो जाएंगे, हमको पचा लेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उसकी बात का हम आलोचना करते हैं, उस पर आरोप नहीं लगाते हैं, जैसे वो सब करता है ना। किस तरह से करता है, लगता है कि से जो कहे आपको किसी एक दूसरे का कितना बैरी है, और सब एक एक खेल का खिलाड़ी है, वो उतना तमाशा हमसे आपसे बनेगा भी नहीं जो रोज वो सब करता है, जनता के सामने जामना की तरह करता है। तो इसलिए हम उसको नकारते हुए कि सब नाटक बंद करो, हम आलोचना अभी तक किए हैं, हम आलोचना आत्मालोचना के प्रश्रय देना चाहते हैं कि भाई हमसे भी गलती, आपसे भी गलती हो सकती है। हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, सवाल करने में भी कहीं चूक हो जा सकती है, हमको जवाब देने में भी कहीं चूक हो सकती है। तो यह आलोचना आत्मालोचना का है, हम लोग किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम लोग शुद्ध रूप से जो संसदीय व्यवस्था है उसके जो लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यताएं हैं वह वाहक है संसदीय व्यवस्था और राजनीति की। हम उस नज़रिए से जब हम बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि उन सवालों को जो आप आगे कह रहे हैं उसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, अगर आगे जब हम लोग बात करेंगे कि चुनावी जो घोषणा पत्र है, यह जब इधर नाटक देखते हैं चुनावी घोषणा पत्र का भी, वह भी एक नाटक का कला कौशल है। तो इनके जो कला कौशल हैं खेल तमाशा राजनीति को बनाने का, इसको भी आप थोड़ा लोगों के अंदर चिंता का, विचार का विषय हमको लगता है कि अगले कड़ी में बनाने की कोशिश कीजिए। और इन जो कुछ हमारी अपनी जो समझ थी ये आपके सामने रखते हुए आप सबको हम धन्यवाद करते हैं। और लगता है कि एक नई राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आप और दायित्व आप शुरू किए हैं। इसका निर्वाह कितना आप कर पाते हैं, हम आपको कितना सहयोग कर पाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपनी अस्वस्थता की स्थिति में भी आपके साथ चलें, जितना दूर तक चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। सत्य अमला के दर्शकों से मैं एक विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप हमारे इन ज्वलंत मुद्दों को जो देखते हैं, सुनते हैं, तो उसे केवल लाइक कर के या उसका 1 मिनट देख करके आप बैक न हो जाएं। आप इसे पूरा देखें और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यह जो मुद्दा पर हमने चर्चा किया है वह मुद्दे सत्य पर आधारित है और सही है, सत्य पर आधारित है, सही है, तो आप इसे अपने आगे के लोगों तक, जिसे आप जानते हैं, वहाँ तक शेयर करें और कमेंट भी साथ में करें कि इस मुद्दे के आगे और किस मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह बार बार इसलिए नहीं करता हूँ कि इन मुद्दों से मुझे कुछ मिलने वाला है, इन मुद्दों से मुझे कोई पेमेंट आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैं आपके बीच इसलिए चर्चा करता हूँ कि उसमें आज नहीं तो कल आप भी उसको झेलने को तैयार रहें, और अगर अभी आप सतर्क नहीं हुए तो हर हाल में झेलना होगा। और अभी आप देखते हैं जब हमारे मुख्यमंत्री निकलते हैं, आज ही की बात आप ले लीजिए, आज माननीय मुख्यमंत्री का नवादा में एक कार्यक्रम था। एक व्यक्ति जिनको हर हाल में अस्पताल जाना ही था, उनके पैर टूटे थे, उनके एम्बुलेंस को 2 किलोमीटर पहले नीतीश जी के कार्यक्रम के काफिले को आगे जाने के लिए
उस मरीज का जिसका पैर टूटा हुआ था उसका एम्बुलेंस 2 किलोमीटर पहले अस्पताल से रोक दिया गया और उसके परिजन उसे 2 किलोमीटर तक ले गए एन केन प्राकेन। बताइए, आज उस व्यक्ति के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं ऐसे मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे हैं और सीधा सीधा जनता से जुड़ी है, उसको उठाता हूं और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आप इसे देखें, सुने, परखें और लोगों तक पहुंचाने का काम करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा। साथ ही सभी दर्शकों से आग्रह है जो खासकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।